जहां उसने कई लोगों से उनका परिचय करवाया। कोर्ट रूम में एक जज ने मोहनदास जी को ऊपर से नीचे देखा। फिर उसने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। जज की ये बात मोहनदास जी को पसंद नहीं आई और वे अदालत से बाहर निकल आए। यहीं से उनका दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के खिलाफ संघर्ष आरंभ हुआ। एक सप्ताह बाद वे पेट्रोलिया की ओर प्रथम दर्जे का टिकट लेकर ट्रेन से रवाना हुए। रात 9 बजे उनकी गाड़ी नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंची। यहाँ सोने वाले यात्रियों को बिस्तर दिए जाते थे। इतने में एक यात्री उनके डिब्बे में आया और वो उन्हें प्रथम दर्जे में देखकर हैरान रह गया। कुछ देर गौर से देखने के बाद वो वापस चला गया और कुछ ही देर में 2 रेल विभाग अधिकारियों को लेकर आया। आप किसी दूसरे डब्बे में जाकर बैठिए। आपको गाड़ी के सबसे पिछले डब्बे में बैठना होगा। मोहनदास जी अपनी सीट से हटने को तैयार नहीं हुए तो रेल अधिकारी के आदेश पर एक सिपाही ने जबरन गांधी जी का हाथ पकड़कर धक्का देते हुए डिब्बे से उतार दिया कि वे क्या करें। ओह, ऐसे अपमान सहने से अच्छा है कि मुकदमे का काम छोड़कर भारत वापस लौट जाऊं। लेकिन लोग मुझे कायर समझेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यही रहूंगा और गोरी सरकार की वर्णभेद नीति का विरोध करूंगा, उनके खिलाफ लड़ूंगा। सन 1894 में सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा गांधी जी ने जीत लिया। गांधी जी भारत वापस आने की तैयारी करने लगे थे कि एक परिचित ने उन्हें सेठ अब्दुल्ला के घर नेटाल मर्चरी नामक अखबार की कॉपी दिखाई, जिसमें खबर थी कि नेटाल की सरकार भारतीयों के वोट देने के अधिकार को समाप्त करना चाह रही है। इसके लिए उसने धारा सभा में एक बिल प्रस्तुत कर दिया था। प्रवासियों ने गांधी जी से कहा, कृपया आप कुछ दिन और रुक जाइए। हाँ, आप जानते हैं यहाँ की सरकार हमारे अस्तित्व को मिटा देना चाहती है। इसे रोकना चाहिए। इसे रोकना जरूरी है। गांधी जी ने उनके अनुरोध का स्वागत किया। इस बीच गांधी जी कस्तूरबा और अपने दोनों पुत्रों को लेकर नेटाल गए। नेटाल में उनके पहुंचने की खबर पहले ही पहुंच गई थी, इसलिए सरकार की ओर से जहाज के कप्तान को सूचना भेजी गई। नेटाल के गोरे जोश में लबालब हैं। मिस्टर गांधी और उनकी फैमिली की जान को खतरा है। शाम को सुपरिटेंडेंट मिस्टर टेटम आकर उन सबको अपनी हिफाजत में लेकर जाएंगे। सूचना आए अभी आधा घंटा नहीं हुआ था कि सेठ अब्दुल्ला का अंग्रेज वकील लाटन आया और उसने गांधी जी को अपनी जिम्मेदारी पर ले जाने की बात कही। कप्तान और गांधी जी राजी थे। कस्तूरबा और दोनों बेटों को एक गाड़ी में बिठाकर सेठ रुस्तम के यहाँ भेज दिया गया और लाटन ने गांधी जी को अपने साथ ले लिया। तभी रास्ते में कुछ गोरे लड़कों ने गांधी जी को पहचान कर घेर लिया। एक ने उनकी पगड़ी उतार ली और कुछ लड़के उन्हें घूंसे मारने लगे। वे पास के एक मकान की जाली पकड़कर बचने लगे, किंतु लड़के उनकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। ठीक उसी समय मिस्टर टेटम की पत्नी ने गांधी जी को पिटते देखा। वे उन्हें पहचानती थी। उन्होंने उनके ऊपर अपना छाता लगा दिया। तब तक सूचना पाकर पुलिस टीम भी आ पहुंची और गांधी जी को सेठ रुस्तम के यहाँ पहुंचाया गया। अंधेरा होते ही गोरों ने रुस्तम के घर को घेर लिया। वे उसके घर को जलाकर गांधी जी को परिवार सहित जलाना चाहते थे। सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर के सुझाव पर
पीठ में भीतरी चोट होने के बावजूद गांधी जी एक भारतीय सिपाही की वेशभूषा में रुस्तम सेठ के घर से निकल गए। उनके निकलने के बाद अलेक्जेंडर ने भीड़ को बुलाया और बताया, तुम्हारा शिकार तुम्हारी आंखों में ढोल झोंक कर यहाँ से फरार हो गया है। इसके बाद उनका कार्य क्षेत्र निरंतर बढ़ने लगा। वे जिस मकान में रहते थे वहां सभी धर्मों और जातियों के लोग थे। वे सब के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह पेश आते थे। इस प्रयोग ने उन्हें फीनिक्स में आश्रम खोलने के लिए प्रेरित किया। बोर युद्ध की समाप्ति के बाद गांधी जी भारत लौटे। भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। पंडित गोपाल कृष्ण गोखले उनके कार्यों से भली भांति परिचित थे। गांधी जी उस अधिवेशन में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद ही उनके पास इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का टेलीग्राम आया। आप तत्काल साउथ अफ्रीका आ जाएं, अन्यथा मैं आपको लेने आ रहा हूं। गांधी जी जल्दबाजी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्होंने देखा वहां भारतीयों पर नए नए अत्याचार किए जाने लगे हैं। तब उन्होंने जोहान्सबर्ग में रहकर प्रवासी भारतीयों की मदद करने का निश्चय किया। भारतीयों के अधिकारों के लिए उन्होंने सत्याग्रह छेड़ा, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। 8 वर्षों के बाद गांधी जी की मांगें मानी गईं और उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। उधर सारा विश्व प्रथम विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा था। गांधी जी की तरह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने भी ब्रिटिश साम्राज्य की मदद करना ठीक समझा। उनका ख्याल था कि ब्रिटिश सरकार हमारी सफलता से खुश होकर भारत को स्वतंत्र कर देगी, लेकिन इसके बदले युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे उपहार दिए। भारतीय जनता पर हो रहे अत्याचारों से दुखी गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें विदेशी कपड़े और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना मुख्य था। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली चलने लगी। लोग अपने अपने घरों से विदेशी सामान और कपड़े मोहल्ले के चौराहों पर एकत्र करके उन्हें जलाने लगे। विदेशी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदेशी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदेशी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। लोग समझने लगे थे कि सत्य, शांति, अहिंसा और असहयोग के बल पर बिना किसी शस्त्र का प्रयोग किए ही ब्रिटिश सत्ता की शक्ति को कुचला जा सकता है। लोग अपने शरीर पर गांधी जी का अनुसरण करते हुए खादी के कपड़े धारण करने लगे थे। छुआछूत, ऊंच नीच और धार्मिक मतभेदों को भुलाकर भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। तभी प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। वे भारत में जहां जहां भी गए उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उनके स्वागत समारोह का बहिष्कार किया जाने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र और बढ़ गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के कई स्वयं सेवकों को अपराधी घोषित कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं दी गईं। गिरफ्तार लोगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। असहयोग आंदोलन के सदस्यों ने पुलिस के अत्याचारों को काफी हद तक बर्दाश्त किया। 1922 के फरवरी महीने में उनके आंदोलन ने शांतिपूर्ण, अहिंसक न रहकर एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलनकारियों ने चौरा चौरी के पास एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। आग की चपेट में आकर आधा दर्जन पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए।
गांधी जी के मन पर इस कांड का बड़ा गहरा आघात हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। गांधी जी पर सभी को अटूट विश्वास था। आंदोलन की शक्ति ने ब्रिटिश शासन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। ये देश को गांधी जी की सबसे बड़ी देन थी। जेल से छूटने के बाद गांधी जी को खबर मिली। सरकार की कारगुजारियों से गुजरात में भय, आतंक की चिंगारी सुलग उठी थी। सरकारी अधिकारी लगान की वसूली के लिए किसानों के जानवर नीलाम करने लगे थे। गांधी जी ये सुनते ही गुजरात पहुंचे। वहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। दोनों कलेक्टर के पास गए और इन अमानवीय अत्याचारों को रोकने के लिए उनसे सिफारिश की। फैसला हुआ, जिन किसानों का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है वही लगान देगा और जो नहीं दे सकता उसका लगान माफ किया जाता है। ब्रिटेन ने साइमन कमीशन भारत भेजा। ये कमीशन इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया था। भारतवासी जानते थे कि ये कमीशन उनके हित के लिए कार्य नहीं करेगा, इसलिए सभी ने उसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन भारतवासियों की योग्यता जांचने आया था कि भारतवासियों को शासन और अधिकार देना उचित है या नहीं। लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाता हुआ जुलूस आगे बढ़ रहा था। लाला जी इसका नेतृत्व कर रहे थे कि तभी सैंडर्स नामक का एक अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वापस जाओ, वापस जाओ! सैंडर्स ने पुलिस को भी लाठी चार्ज का आदेश दिया। पुलिस शांत खड़ी जनता पर लाठियां बरसाने लगी। लाला लाजपत राय के सिर पर गहरी चोट आई, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।